Hello everyone, I welcome you all to the first revision lecture of law of our new series that is being introduced and brought to you by CA Point. So इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर सबसे पहला जो लॉ का पार्ट है अपना दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बेसिक दो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला टॉपिक जो अपने लिए रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी चीज जो अपन को पढ़नी रहेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर वो रहेगा अपने लिए कंसिडरेशन। तो ये दो टॉपिक अभी इस लेक्चर के अंदर अपन लोग कवर करने वाले हैं। अब दो टॉपिक, सबसे पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन सी ऐसी पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं एंटर कर सकती, और दूसरी चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो रहेगा अपने लिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का बेसिक मतलब होता है दैट इज समथिंग इन रिटर्न, यानी जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड इफ आई एम सेलिंग यू समथिंग, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग यू सोप फॉर एग्जाम्पल, सो वो सोप बेचने के बदले में जो आप मुझे रिटर्न में देंगे दैट इज मनी दैट यू विल गिव इट इन रिटर्न, दैट वुड बी कंसिडरेशन फॉर मी। सो बेसिक कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये थी, डिटेल्ड डेफिनेशन कंसिडरेशन कितने तरीके की होती है, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, काफी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड माने जाते हैं जो अभी अपन ने कहीं पढ़े होंगे। तो वो सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो अपन को समझनी है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन। ये इक्वेशन फॉर्म में अपन ने समझाने की कोशिश करी है कि क्या सीक्वेंस रहता है जिससे अपन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहुंचते हैं। यानी काफी टाइम अपन लोग यूज करते होंगे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, दैट इज दे आर यूज इंटरचेंजेबली। अपन लोग दोनों चीजों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, बट ऐसा गलत है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होता है। यानी उसके अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई ब्रीच करता है या कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ता है तो आप उस पार्टी के अगेंस्ट में यानी डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो कोर्ट में जाकर। तो ये सारी चीजों के लिए अपन को समझना जरूरी है कि अपन कॉन्ट्रैक्ट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन के मिलके बनता है अपने लिए प्रॉमिस, प्रॉमिस बैक्ड बाय कंसिडरेशन बनता है अपने लिए एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी दैट इज उसमें सारे लीगल एसेंशियल्स है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब ये सारे टर्म्स को अपन समझते हैं आने वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो अपने लिए रहेगी वो है प्रपोजल की। अब प्रपोजल का मतलब क्या हो जाता है, प्रपोजल का मतलब पहले अपन रीडिंग लगाते हैं, फिर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। अपना प्रोसेस यही रहेगा इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज के थ्रू, दैट इज अपने रिवीजन लेक्चर के अंदर। लॉ क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपन को आती है वो आता है वर्ड्स के मीनिंग को समझना, क्योंकि जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा उस चीज को याद करना अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वर्ड टू वर्ड लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले अपन मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से अपन लोग समझे इस पूरे के पूरे लेक्चर को दैट इज रिलेटिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली चीज जो अपने लिए है वो है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another, यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान को बताता है his willingness, willingness यानी इच्छा, to do or to abstain from doing anything with a view to obtain, the important thing here is assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. That is, मैं अगर अपनी इच्छा बता रहा हूँ आपको कोई काम करने के लिए या कोई काम रोकने के लिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा with a view to obtain assent from another, यानी सामने वाले का जवाब पाने के लिए, तो that is known as proposal। अगर सिर्फ मैं अपना इंटेंशन बताकर आगे चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल if I tell you something that if I am selling my car, बाकी कोई भी डिटेल आपको नहीं बताई, आपके जवाब का इंतजार भी नहीं किया, बस ये बता के चला गया कि मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और वहां से मैं चल दिया, तो दैट इज नॉट अ प्रपोजल। जब मैं इच्छा विलिंगनेस अपनी बताता हूँ कि मैं ये काम करने वाला हूँ, यानी मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, इतने में बेचना चाहता हूँ, अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बताइएगा वरना मना कर दीजिएगा, तो वो हो जाता है अपने लिए प्रपोजल। यानी मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो और रिजेक्ट कर सकते हो। तो सेकेंड चीज वही आ जाती है अपने लिए, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। The Indian Contract Act 1872 defines acceptance in section 2B as when a person to whom the proposal,
यानी जिसको अपन ने ऑफर दिया था, प्रपोजल दिया था, हैज बीन मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, यानी वो हाँ कर देता है वो काम को करने के लिए, देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी मैंने बताया कि मैं आपको एक कार बेचना चाहता हूँ, 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, और अगर आप वो कार को 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी आप अपना एसेंट दे देते हैं, अपनी हामी दे देते हैं, तो वो बन जाता है अपने लिए एक्सेप्टेंस। मैंने मेरी इच्छा बताई आपको, आपका जवाब लेने के लिए, दैट इज प्रपोजल, और आपने जवाब दे दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज नोन एज योर एक्सेप्टेंस। ये दोनों मिलके अपने लिए बन गया प्रॉमिस। एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज नोन एज एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी मैंने आपको प्रपोजल दिया था कार बेचने का, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन गया अपने लिए प्रॉमिस। अब कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है समथिंग इन रिटर्न, जो अभी अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पर अपन कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस के थ्रू या सिंपल लैंग्वेज के थ्रू आप लोगों तक कुछ एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो आपको अपने रिवीजन में, आपको अपने क्रैश कोर्स में तरीके से हेल्प कर सके, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है अपने, और अपन को चाहिए कुछ ऐसी लैंग्वेज जो अपने दिमाग में आसानी से फिट हो जाए, जिसको अपन आसानी से लिख सके, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है अपने लिए लॉ के अंदर। ए ऑफर्स टू बी टू सेल हिज कार फॉर 1 लाख रुपीज, बी एक्सेप्ट्स द सेम। नाउ for a consideration, for A consideration is 1 lakh and B consideration is the car, यानी something in return, यानी मैंने कार दी, आपने पैसा दिया, that is your consideration। promise plus consideration मिलके अपने लिए बन जाता है अपना agreement। when a proposal is accepted, when a proposal is accepted it becomes a promise, when accompanied with consideration becomes an agreement। As per section 2E, every promise or set of promises forming consideration for each other। एग्जाम्पल अपन ने देखा, मैं आपको कार दे रहा हूँ, दैट इज कंसिडरेशन फॉर यू, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, दैट इज कंसिडरेशन फॉर मी। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये बन जाता है अपने लिए अगली चीज, दैट इज एग्रीमेंट। यानी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अपने लिए बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस उसकी इन्फोर्सिबिलिटी अपने लिए बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इफ इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, यानी आपने कोई ऐसा काम किया, ऐसा कोई लीगली ऐसे कोई चीज करी, ऐसा कोई काम किया, दैट इज लीगली एक्सेप्टेबल बाय लॉ, दैट इज उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आपकी क्रिएट हो जाती है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट, दैट बिकम्स योर कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी हो जाता है अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसमें सारे के सारे एसेंशियल्स, यानी लॉ के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो भी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीजें है, आपके एग्रीमेंट में वो सारी चीजें हैं और वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो वो आपके लिए बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए जाएंगे, यानी क्या क्या चीजें जरूरी है अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सबसे पहली चीज जो अपन को जरूरी है वो है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बन जाता है अपने लिए एग्रीमेंट, और उसके साथ अगर ये सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल इन्फोर्सिबिलिटी या लीगल एसेंशियल्स प्रेजेंट है, तो वो बन जाएगा अपने लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला आ जाता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। अगर आप सोशल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो या सोशल ऑब्लिगेशन के लिए अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, फॉर एग्जांपल इफ मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ, सारे अरेंजमेंट हो गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि आप डिनर पे आओगे और आप नहीं आते, तो मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो माय इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन विद यू, माय इंटेंशन वाज जस्ट अ सोशल रिलेशन, यानी जिसकी कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। सेकंड चीज जो अपने लिए यहाँ पर आ जाती है वो आ जाती है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न जो मैं आपको दे रहा हूं वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगर मैं बदले में किसी का मर्डर करने का आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, यानी आप मुझे कार दे दो, मैं पर्टिकुलर आदमी का मर्डर कर दूंगा, उसको कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा, दैट इज नॉट अ लीगल कंसिडरेशन। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये सारी चीजें अपन आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू समझ रहे हैं, ताकि जब डिटेल में डिस्कस करें तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज रहे कि इस चीज में अपन क्या समझने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अब कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब ये हो जाता है कि पार्टीज केपेबल होनी चाहिए ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है लॉ में, यानी कुछ ऐसी पार्टीज या ऐसे लोग मेंशन्ड है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
तो उसके अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी के अंदर हो तो यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी अगर अपन एग्जांपल लेना चाहे तो माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अगर आप 18 साल से कम है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन जो अपन को बता रखी है दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये सारी चीजें डिटेल में अपन आने वाले कुछ समय के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये हो जाता है कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी मैं अगर गन पॉइंट पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट साइन कराता हूँ और बाद में कोर्ट में प्रेजेंट कर देता हूँ कि मैंने इससे ये चीज खरीद ली, इररिस्पेक्टिव कि मैंने वो चीज गन पॉइंट पे आपसे खरीदी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें दूसरी पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं था। फ्री कंसेंट यानी वो पार्टी ने उस चीज को मर्जी से नहीं माना, जबरदस्ती माना, क्योंकि सिचुएशन या कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि वो गन पॉइंट पे था। तो ये सारी चीजें फ्री कंसेंट के अंदर आ जाती है। यानी दोनों पार्टीज फ्री होनी चाहिए, सोच समझ के अपनी मर्जी से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना चाहती है तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है अपना लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो पर्पस लॉफुल होना चाहिए। अगर किसी का मर्डर करने के लिए मैं कोई एग्रीमेंट एंटर कर रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कभी भी नहीं आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मेन पर्पस जिसके लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो लॉफुल होना चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट जो मेन रीजन जिसके लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो लॉफुल या लीगल होना चाहिए। कोई भी इलीगल काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसको आप लीगली इन्फोर्स कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो पर्पस सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कह रहा हूं कि आप मुझे 100 टन या अपन कह सकते हैं 100 लीटर ऑयल सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मीनिंग सर्टेन नहीं है कि किस तरीके का ऑयल, यानी कुकिंग ऑयल या कोई और ऑयल आपको सप्लाई करना है, तो ऑयल किस तरीके का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अबाउट कुकिंग ऑयल आल्सो, एडिबल ऑयल आल्सो, देयर इज सनफ्लावर ऑयल, देयर इज यू कैन से योर ग्राउंडनट ऑयल, देयर इज सोयाबीन ऑयल। सो कौन सा ऑयल सप्लाई करना है, किस पर्पस के लिए या किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, वो क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जिस पर्पस के लिए या जो ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। फॉर एग्जांपल अपन ने काफी टाइम मूवीज अगर में देखा होगा, हीरो हीरोइन को कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, तो चांद तारे तोड़कर लाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट इज उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, इस पॉइंट को अभी अपन रहने देंगे, इसको अपन डिटेल में जब अपना ये एक्सप्लेनेशन आएगा तभी डिस्कस करेंगे। और लास्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर आ जाता है अगर कोई भी स्पेसिफिक लॉ, फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में कोई ऐसा एक्ट करता है जहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड कराना, नोटरी कराना जरूरी है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो लीगल फॉर्मेलिटीज डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ है तो वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो पार्टी होनी चाहिए, यानी दो पार्टी होनी चाहिए, यानी एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। खुद ही खुद को ऑफर नहीं दे सकते, तो वन ऑफ द पार्टीज विल मेक द प्रपोजल एंड द अदर पार्टी शैल इवेंचुअली एक्सेप्टेड, यानी एक प्रपोजल देगा और दूसरा एक्सेप्टेंस देगा। यहाँ पर अपन ने देखा पिछला एग्जांपल कार बेचने का, तो एक इंसान कार बेचना चाहता है, दूसरा खरीदना चाहता है, एक कार ट्रांसफर करेगा, दूसरा पैसे ट्रांसफर करेगा, तो एटलीस्ट टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, द पार्टीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्लियर इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन बिटवीन देम। अब यहाँ पर एक केस लॉ दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ये केस लॉ के अंदर एक सिचुएशन थी, हस्बैंड वाइफ का सिनेरियो था। हस्बैंड काम कर रहा था श्रीलंका में, वाइफ रहती थी लंदन में। वाइफ घूमने आई श्रीलंका, कुछ दिन साथ में दोनों गए वापस लंदन हॉलीडे स्पेंड करने, या अपन कह सकते हैं अपनी सिटी वापस गए। जब वो लंदन गए तब वाइफ को एक पर्टिकुलर बीमारी हो गई, जिस वजह से डॉक्टर ने एडवाइस करा कि वो पर्टिकुलरली लंदन छोड़ के ऐसे दूसरे इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर की एडवाइस थी। तो हस्बैंड अपने काम पर वापस गया श्रीलंका में, और उसने प्रॉमिस करा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट वो अपनी वाइफ को भेजता रहेगा। कुछ समय गुजरा, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होने लग गया, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर नहीं रह सकते, और इसको लेते हुए
वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस किया कि इसने इतने पैसे मुझे ट्रांसफर करने का हर महीने को बोला था बट ये ट्रांसफर नहीं कर रहा था, तो कोर्ट में वो वाइफ गई और बाद में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसके अंदर पार्टीज का कोई भी इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था। हस्बैंड वाइफ का जो भी डिस्कशन या ऑफर एक्सेप्टेंस होता है वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है या सोशल एग्रीमेंट है, तो उसके अंदर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो इसको आप कोर्ट के अंदर इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो एग्रीमेंट तक होकर रह गया। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, यानी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसमें आपका इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशन कुछ आप क्रिएट करो, कोई सामान बेचने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, अगर ऐसा कोई भी काम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी लीगल बाय द गवर्नमेंट can take place in the form of contract. Next is a lawful consideration, यानी something in return जो आप दे रहे हैं that also should be lawful. Example अपन ने discuss किया, कार के बदले में अगर आप किसी का murder करने का promise कर रहे हैं that is not a valid consideration, that is not a lawful consideration, that is unlawful. किसी को मारना, किसी का murder करना, so that would not be considered as a proper consideration. So lawful consideration के अंदर consideration is something which is paid by the offering party to the offered party. It may be time, money, knowledge, service, etc. Without a lawful consideration, one cannot fight a case in the court. यानी सबसे पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ जाती है, अपन ने देखा एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन मिलकर अपने लिए बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट में अगर एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, और कंसिडरेशन ऐसी है जो लॉफुल नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट अपने लिए आ जाती है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जो अपन ने डिस्कस करा तीन कैटेगरीज। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी competent to contract. If either of the party does not have the capacity to contract, the contract is not valid. According to the following persons are considered as incompetent. First is your minor, that is 18 साल से कम, person of unsound mind. Unsound mind के अंदर आ सकते हैं जो by birth ऑफ अनसाउंड माइंड है या किसी कारणवश उनकी मेंटल कैपेसिटीज अब उतनी ज्यादा नहीं रही ड्यू टू एज और समथिंग और ड्यू टू सर्टेन इलनेस, तो वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आती है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी एलियन एनिमी वगैरह, यानी फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया पाकिस्तान के किसी भी इंसान के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान वुड बी कंसिडर्ड एज एलियन एनिमी। तो अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वहां की पार्टी के साथ तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन दैट इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ, या लॉ में मना किया हुआ है ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर कंसेंट। कंसेंट मींस the parties have agreed upon the same thing in the same sense. Consent is said to be free when it is not caused by, यानी इन कारण से, अगर कोई भी जबरदस्ती है ये सब चीजों के द्वारा अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। सबसे पहला कोरिजन, यानी डरा धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो आपके ओपिनियन को चेंज कर सकती है, यानी एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में, एक पार्टी वीक पोजीशन में। डिटेल डिस्कशन आने वाले कुछ समय में अपन लोग करने वाले। अभी के लिए इतना समझना है कि ये सब में एक पार्टी के ऊपर दबाव डाला जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जबकि वो पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को। अगर फॉर एग्जांपल if we take an example of me and you, for example if I am selling a car to you, या मेरे को आपकी कोई जमीन खरीदनी है, मेरे को आपका कोई प्लॉट खरीदना है, तो what I'll do is, आपको मैंने सीधे तरीके से बोला, मैंने प्राइस ढंग की ऑफर नहीं की तो आपने मना कर दिया कि मैं आपको ये जमीन नहीं बेच सकता। बाद में मैंने ऐसा करा कि मैंने गुंडे बेच के आपको डरा धमका के, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा के, आपकी किसी चीज को नुकसान पहुंचा के आपको डराया कि ये चीज आप मुझे इस प्राइस में ट्रांसफर कर दीजिए या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दीजिए, कुछ एक मिनिमम कंसिडरेशन लेकर, और मैंने जोर जबरदस्ती से आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, या झूठ बोल के, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, या गलती से प्रॉपर टर्म्स कंडीशन ना समझते हुए, लॉ ना समझते हुए आपने कोई चीज को साइन कर दिया, तो उसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टीज फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। फ्री कंसेंट से यानी सब चीजें सोच समझ के और सेम सेंस में समझ के नहीं कर रही, जोर जबरदस्ती से उनसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है। अगर पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अपने लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो जाता है जिस पर्पस के लिए, जिस मेन रीजन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. ऑब्जेक्ट मींस द पर्पस और डिजाइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल if it is forbidden by law, यानी लॉ में मना किया हुआ है. सेकेंड, इट इज ऑफ सच नेचर इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कुछ ऐसी चीज आप करने वाले हो कि अगर आपको वो करना अलाउ कर दिया जाता है तो दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ. इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, यानी वो फ्रॉड है. फ्रॉड का मतलब ये हो जाता है आपका इंटेंशन है जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन कोई फैक्ट छुपाना और सामने वाली पार्टी को उस इंफॉर्मेशन जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताया, अपना इंटेंशन था उसको डिसीव करना, उसको नुकसान पहुंचाना. तो ऐसी सारी चीजें लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं मानी जाती. इफ इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर, दैट इज सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा. The court regards it as immoral or opposed to public policy, यानी कोर्ट के हिसाब से वो कोई ऐसी चीज है that is immoral, that is not morally good or opposed to public policy, that is public at large के लिए अगर उसमें कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान है, तो that is considered to be unlawful object. और unlawful object के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. कॉन्ट्रैक्ट का सबसे जरूरी चीज है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए. नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए. यानी कि आपने एग्जांपल अपन ने डिस्कस करा, फॉर एग्जांपल इफ आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको 100 लीटर या 1000 लीटर ऑयल मुझे सप्लाई करना है और मेंशन कहीं पे भी नहीं किया कि कौन सा ऑयल सप्लाई करना है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, एग्रीमेंट का मीनिंग सर्टेन नहीं है. तो सर्टेन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो एग्रीमेंट तक की स्टेज पे रह जाएगा. एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर void, यानी शुरू से गलत माने जाएंगे. अ पुअरली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट which is ambiguous यानी confusing in nature is not legally valid. Next, possibility of performance. If the act is impossible in itself physically or legally, it cannot be enforced by law. For example, Mr. A agrees with B to discover treasure by magic. अब अपन को पता है मैजिक कुछ भी नहीं होता, मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में. दैट इज जस्ट हाथ की सफाई दैट वी से. तो रियल लाइफ में कुछ मैजिक नहीं होता. और अगर मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको कोई हिडन ट्रेजर ढूंढ के लाकर दूंगा जादू के द्वारा, तो ऐसी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ऐसे एग्रीमेंट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सच एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल. हेंस ऑल एग्रीमेंट्स नीड टू बी फिजिकली और लीगली enforceable. Next, legal formalities. An oral contract is perfectly valid contract except in those where in writing registration etc is required by some statute, that is सर्टेन लॉ में अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से बनाना चाहिए, तो वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो वैलिड माना जाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन तक आएगा. अभी तक जो भी अपन ने पॉइंट्स पढ़े अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो भी एग्रीमेंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप बना रहे हो वो एग्रीमेंट तक ही आकर अटक जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की शेप नहीं लेगा. अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है तभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. अगर इसमें से कोई भी एसेंशियल प्रेजेंट नहीं है या कोई भी एसेंशियल गलत है जो अपन फॉलो नहीं कर रहे, जो भी एसेंशियल जरूरी है अपने लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज पार्टी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट है किसी एग्रीमेंट में तो ही वो लीगली इन्फोर्सेबल माना जाएगा, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले पाएगा, वरना वो एग्रीमेंट तक ही रुक जाएगा. ये सारी चीजें अपन को एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताई गई है. नेक्स्ट है अपने लिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला वैलिडिटी, सेकंड फॉर्मेशन एंड तीसरा परफॉर्मेंस. तो सबसे पहला वैलिडिटी के बेसिस पे अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करें तो सबसे पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अपने लिए हो जाता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे के सारे एसेंशियल जो अभी अपन ने पढ़े अंडर सेक्शन 10, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज व्हिच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ. A contract to be enforceable has to satisfy requirement given under section 10 of the act. जो भी अपन ने डिस्कस करे सारे के सारे एसेंशियल्स अगर प्रेजेंट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सेकेंड इज आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड था, पर अब कुछ सिचुएशन, अब कुछ कारण में चेंज होने की वजह से अब वो वैलिड नहीं रहा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो स्टार्टिंग में सही थे बट अब किसी कारणवश वो वैलिड नहीं रहे. अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ वॉइड एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड. अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट is one which is valid contract in the starting
but due to occurrence of some changes in the original condition becomes void. In case of void contract, no obligation or right can arise. For example, Mr. A agrees to write a book for a publisher. Such a contract as a valid contract. यानी मैं अगर किसी पब्लिशर के लिए, या फॉर एग्जांपल मैं अगर सीए पॉइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बदले में वो लोग मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट रिम्यूनरेशन देंगे. बट आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर ए डाइज इन एन एक्सीडेंट, hence the contract becomes void due to impossibility of performance. और कुछ दिनों बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं मर जाता हूँ या मुझे कुछ वी कैन से कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिस वजह से अब मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं हूँ, कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, मेरी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा. यानी जब पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड था, जिसमें मैं सीए पॉइंट के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था, मैं CA पॉइंट से लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा था टू द स्टूडेंट्स, एंड रिटर्न दे वर पेइंग मी अ सैलरी. एंड आफ्टर दैट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती जिस वजह से मैं अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, दैट इज योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी. एग्रीड पार्टी यानी एक ऐसी पार्टी, एग्जांपल अपन लेते हैं, अपन ने ऊपर देखा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी पार्टीज फ्री होनी चाहिए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दोनों ने डिसाइड करा. अब हुआ ये कि मैंने एक पार्टी को डराया धमकाया और उससे प्लॉट खरीदने का एक एग्रीमेंट कर लिया, बाद में कोर्ट में इन्फोर्स करा लिया, मैंने मेरे नाम रजिस्ट्री करा ली, बाद में उस पार्टी ने हिम्मत जुटाई और बाद में ये प्रूफ कर दिया कोर्ट में कि मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती थी, उसके बेसिस पे ही मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर करी, और अगर कोर्ट में वो प्रूफ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल ऑप्शन एट माय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट माय ऑप्शन. माय ऑप्शन दैट मींस जिस पार्टी के साथ गलत हुआ, जिस पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती की गई, उसके पास ऑप्शन हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसको वैलिड माने या वॉइड मान ले. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई थी, बट जो अमाउंट, जो कंसिडरेशन उस प्लॉट का मुझे दिया गया, अगर मैं उससे सेटिस्फाइड हूं तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लूंगा. अगर मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम कंसिडरेशन दिया गया, अगर मुझे बहुत कम प्राइस में मुझसे वो प्लॉट ले लिया गया, तो मैं उसको कैंसिल करने की कोशिश करूंगा. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I ऑफ दैट. एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अगर इसका मतलब समझना चाहे, मेरे साथ अगर जोर जबरदस्ती की गई थी, मुझे डराया धमकाया गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा मेरे ऑप्शन पे, ना कि अगली पार्टी के ऑप्शन पे. यानी मेरे पास है ऑप्शन कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानूं या उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान के खत्म करूं. Next is your illegal agreement. Illegal agreement under the common law of contract is one that the court will not enforce because the purpose of एग्रीमेंट इज टू अचीव एन इलीगल एंड. यानी अगर कोई मैं ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूं कोई गलत चीज या ड्रग सप्लाई करने के लिए या किसी का मर्डर करने के लिए, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एग्रीमेंट, जिसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि इन्फोर्स कर दिया तो सोसाइटी को नुकसान होगा, जनरल पब्लिक को नुकसान होगा, और अगर वो इन्फोर्स कर दिया तो उस पार्टी को भी नुकसान होगा जिसके अगेंस्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है. दैट इज योर इलीगल एग्रीमेंट. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस का मतलब ओरल या रिटन. An express contract is a legally binding agreement, the terms of which are clearly stated either orally or in writing. यानी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बनाया है थ्रू रिटन डॉक्यूमेंटेशन या ओरली, दैट इज माय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है ओरल रिटन नहीं, बट बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज. एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that exists on the actions of those involved. यानी जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके एक्शन के बेसिस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, दैट इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. Though it is not written or spoken contract, it is just as legal. A contract is assumed to exist based on the behavior of the parties to it. यानी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप रोड पे खड़े हो और एक ऑटो रिक्शा आपके पास से जा रही है, आप उसको एक हाथ दिखाते हो, वो ऑटो रिक्शा रुक जाती है, आप उसमें बैठ जाते हो, वो आपसे लोकेशन पूछता है कहाँ जाना है, आप उसको लोकेशन बताते हो, वो आपको ड्रॉप कर देता है, तो आप लीगली बाउंड हो उसको पेमेंट करने के लिए. ऑल्दो इसके अंदर ओरल रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था, बट आपका बिहेवियर ऐसा था, ऑटो जा रहा था, आपने हाथ दिखाया, ऑटो रुका, आप बैठे, ऑटो ने आपको ड्रॉप किया जहां पर आपको जाना था, तो जो भी रिटर्न में उसका पेमेंट बनता है, कंसिडरेशन बनता है, वो आपको देना पड़ेगा.
आप मना नहीं कर सकते कि मैंने आपको इतना पैसा देने के लिए एग्री नहीं किया था, क्योंकि आपके एक्शन से ऐसा प्रिटेंड हुआ कि आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना चाहते हैं, आपने हाथ दिखाया, ऑटो रुका। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना था, आपको वो चीज को यूज नहीं करना था, तो आप नहीं बैठते, बट क्योंकि ऑटो रुकी, आप बैठे और वहां तक गए जहां तक आपको जाना था, तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। दैट इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। Next, on the basis of formation, quasi contract almost or apparent but not really. That is almost or apparent but not really. A quasi contract is a contract that exists by order of court, not by agreement between the parties. The core principle behind a quasi contract are justice, equality, and good conscience. It is based on maxim no man मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अदर पर्सन लॉस, यानी दूसरे का नुकसान करके किसी का फायदा नहीं होना चाहिए। कोई सी कॉन्ट्रैक्ट का अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिलता है, आप वो वॉलेट उठाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपको उस पर्सन का पता चल जाता है जिसका ये वॉलेट है, आप उसको कॉन्टैक्ट करते हैं और आप उसको वो वॉलेट पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। सो देयर इज अ कोई सी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, दैट इज यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स, और आपके बीच में और दूसरे इंसान के बीच में कोई सी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑल्दो कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, किसी ने ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं दिया, बट वहां पे वॉलेट गिरा हुआ मिला, आपने वो उठाया और उस आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली जिसका वो वॉलेट था, तो वो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा। Next is your e-com contract, that is your internet or electronically created contracts. E-contracts is any kind of contract formed in the course of e-commerce by the interaction of two or more individuals using electronic means such as email, interaction of individuals with an electronic agent such as computer program, or the interaction of at least two electronic agents such as program to recognize the existence of a contract. यानी दो या दो से ज्यादा लोग जो इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं थ्रू एन ईमेल। फॉर एग्जांपल, मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको रखने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने टर्म्स कंडीशन भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, दैट इज योर ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा हूं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट और लास्ट बेसिस जो अपने लिए रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी दो पार्टीज, अपन ने डिस्कस करा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो पहली पार्टी दूसरी पार्टी दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज थी। फॉर एग्जांपल, मैंने कार बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं आपको कार बेचूंगा, आप मुझसे कार खरीदेंगे और बदले में आप मुझे पैसा देंगे। मैंने कार दे दी, आपने पैसा दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट के जो भी ड्यूटीज थी पार्टीज की, वो दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटीज को पूरा कर लिया, दैट इज योर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्ट और फॉरबिडेंस प्रॉमिस्ड, यानी जो काम करने या रोकने के लिए या कोई काम ना करने के लिए जो भी प्रॉमिस आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट has been performed by one, both or all the parties. Basically it means that whatever the contract stipulated, यानी contract में जो भी mentioned था has been carried out, thus the contract has been executed। यानी contract में जो भी चीज आपने लिखी थी, जो भी चीज आपको करनी थी, जो भी चीज आपने promise की थी, वो आपने कर दी, that is your executed contract। Next is your executory contract। The executory contract is a contract made by two parties in which the terms are said to be fulfilled at a later date। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो आज कर लिया, बट फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सामान है जो अभी ऑन ऑर्डर मैं आपको मंगा के दूंगा, सो दैट इज योर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको सामान बेचने का तय कर लिया, आप मुझे रिटर्न में पैसा कितना दोगे, आपने मुझसे वो तय कर लिया। अब सामान जब आएगा तब आप मुझे पैसा दोगे, दैट इज योर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी दोनों की ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, या फिर किसी एक ने पूरी कर दी। फॉर एग्जांपल, आपने पेमेंट पूरा कर दिया बट अभी तक मैंने सामान नहीं दिया, सामान एक हफ्ते बाद दूंगा, दैट इज टू बी फुलफिल्ड एट अ लेटर डेट, दैट इज नोन एज योर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड यानी दोनों पार्टीज की जो भी ड्यूटीज थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरी कर ली। एग्जीक्यूटरी यानी एक ने पूरा कर लिया, दूसरे का पूरा नहीं हुआ, जो भी ड्यूटीज थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट या दोनों की परफॉर्मेंस अभी बाकी है, दैट इज योर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये थे अपने कुछ एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बेसिस पे। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगैलिटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, और उसके अलावा जो चीज अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन जरूरी है, किस तरीके से आगे की चीजें चलती है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग the lectures, the revision lectures of CA Point।